अब अपने कमरे में परेशान सी घूम रही थी कि पता नहीं क्या हुआ होगा। मौली देव से मिली भी होगी या नहीं। क्या करूं? उसको फ़ोन करूं क्या या नहीं? उसने कहा था कि वह रात में खुद फ़ोन करेगी, तब तक इंतज़ार कर लेती हूँ। हे भगवान, प्लीज़ सब कुछ ठीक कर देना। चारों लोग कमरे में शांत खड़े थे। मंजीत फटाफट से आगे बढ़कर बोला, भाभी जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, चलिए ना, अभी देव अकेला नहीं है। मौली कमरे से बाहर निकल आई और दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। मंजीत, कल बात कर लेना। मौली, नहीं, मैं देव से आज ही बात करूंगी। ऋषभ का ध्यान अब फाइल पर गया। हाँ, यही तो है। वह अब आगे बढ़कर देव के सामने खड़ा हो गया। मेरी फाइल मिल गई है, चलता हूँ मैं। ऋषभ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर खड़ी मौली को किसी के कमरे से बाहर आने की आवाज़ सुनाई दी तो वह जल्दी से देव से मिलने के लिए कमरे की तरफ बढ़ चली। अगले ही पल मौली और ऋषभ अब कुछ ही दूरी पर एक दूसरे के सामने आ खड़े थे। मंजीत और देव ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं कि पता नहीं मौली अब क्या करेगी। मौली के तो जैसे पैरों तले जमी ही निकल गई। पूरे 3 साल बाद उसका बेस्ट फ्रेंड कबीर उसके सामने खड़ा था, वह भी बिल्कुल सही सलामत। ऐसा कैसे हो सकता है? देव ने खुद बताया था कि कबीर। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह हैरानी से कभी ऋषभ को तो कभी देव और मंजीत को देख रही थी। देव और मंजीत के चेहरों का रंग उड़ चुका था क्योंकि उनका राज्य खुल गया था। मौली अब समझ नहीं पाई कि इस वक्त वह खुश हो या गुस्सा करे। वह बोलना तो चाहती थी पर गला भराने की वजह से बोल नहीं पा रही थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वो आई तो थी अपने सवालों का जवाब लेने, लेकिन यहाँ तो एक और सवाल सामने आ खड़ा हुआ था। ऋषभ के पीछे खड़ा देव मौली की इस हालत को देख भी रहा था और समझ भी रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। कहीं मौली ऋषभ को कबीर समझकर कुछ ऐसा ना कह दे जिससे ऋषभ को शक हो जाए। मौली के पीछे खड़ा मंजीत सोचने लगा, देव मुझे आज पक्का शहीद करके छोड़ेगा। ऋषभ बाहर जाना चाहता था, लेकिन जाए किधर से, क्योंकि दरवाजे पर तो मौली खड़ी थी जो उसे लगातार देखे ही जा रही थी। वह अब खुद ही बोला, मुझे बाहर जाना है, प्लीज़ आप थोड़ा साइड हटेंगी। मौली अब जैसे होश में आई और रोते हुए बोली, तुम यहाँ हो, वह भी सही सलामत। तुमने एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजर रही होगी। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुमने बहुत गलत किया हमारे साथ। तुम मिलने क्यों नहीं आए कभी? तारा माँ का क्या हाल है ये तुम जानते भी हो या कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें? तुम वापस क्यों नहीं लौटे? और तुम लोगों ने यह राज हमसे छुपा कर क्यों रखा? जानते भी हो कि हमारी जिंदगी कितनी बदल गई तुम्हारे जाने के बाद। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हो। मैं बहुत बहुत खुश हूँ तुम्हें ऐसे देखकर। ऋषभ हैरान सा मौली को देखे जा रहा था कि ये लड़की ये सारी बातें मुझसे कह रही है या मेरे पीछे खड़े देव से। लग तो ऐसे रहा है कि मुझसे ही कहा है। मौली को अब ऋषभ को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता देख देव और ऋषभ हैरान रह गए कि तभी देव फटाफट से आगे बढ़ा और ऋषभ को एक साइड कर मौली को जल्दी से गले से लगा लिया। यह देख ऋषभ ने राहत की सांस ली। ओह, तो यह इस देव से कह रही थी। मैं तभी सोच रहा था कि लड़की मुझसे ये सब क्यों कहेगी। मौली देव को इस तरह देखकर हैरान रह गई। वह देव से दूर हटना चाहती थी, पर देव ने उसे नहीं छोड़ा और बड़े प्यार से बोला, तुम भी ना पूरी पागल हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो मिलकर आया हूँ तुमसे और तुम ऐसे कर रही हो। मैंने भी तो तुम्हें बहुत मिस किया ना। मौली देव की ऐसी बात सुनकर सोच में पड़ गई कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। आज उसे एक के बाद एक 2 झटके लगे, देव का बदला व्यवहार और कबीर का जिंदा होना। कहीं मैं सब कुछ सपना तो नहीं देख रही। अब उन दोनों को गले मिलते देख ऋषभ और मंजीत फटाफट से कमरे से बाहर निकल गए। ऋषभ, देव की शादी हो चुकी है? मंजीत, नहीं, पर मौली भाभी जी देव की गर्लफ्रेंड है और मेरी होने वाली भाभी। इस हिसाब से वो तुम्हारी भाभी हुई। कोई गलत नजर नहीं रखना। ऋषभ यह सुनकर हंस पड़ा। एक बात बताओ, कौन सी भाभी? किसकी भाभी? क्या हम तीनों दोस्त हैं?
नहीं ना, वैसे तो हम लोगों में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन यह देवर भाभी का रिश्ता बहुत जल्दी बना देते हो तुम। और यह लड़की अभी देव की सिर्फ गर्लफ्रेंड है, तो मतलब अभी भी अवेलेबल है। लड़की सुंदर भी है, तो मेरा एक ट्राई तो बनता है। राठी। मंजीत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऋषभ, मैं ऐसा ही करूँगा। अगर वो लड़की सच में देव से प्यार करती है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन नहीं करती होगी तो। मंजीत हड़बड़ा कर बोला, तो क्या? ऋषभ, वो भाभी तो तुम्हारी बनेगी, पर भाई देव नहीं ऋषभ होगा। मंजीत हैरान सा उसे देखता रह गया और ऋषभ मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। मंजीत ने अंदर जाकर देव को ऋषभ के जाने का इशारा किया। यह देख देव ने मौली को खुद से दूर कर दिया। मौली ने कमरे में चारों तरफ देखा, पर कबीर नहीं था। कबीर? कबीर कहाँ है? कहाँ गया वो? देव, कबीर मर चुका है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने बताया तुम्हें मेरा पता? तारा ने। मैंने मना किया था उसे। मौली गुस्से में बोली, बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने इतना बड़ा सच हमसे छिपाया कि कबीर जिंदा है और तुम्हारे साथ है। वहाँ हम लोग उसके लिए हर पल तड़पते रहे। क्या कर रहे हो तुम? सबको धोखा दे रहे हो। और तुम्हारे साथ कबीर कैसे इस सब में शामिल हो गया? तुम तो नाटक भी करने लगे। अभी तो तुम कबीर के सामने बड़ा प्यार दिखा रहे थे और उसके जाते ही अपना असली रंग दिखा दिया। कबीर मुझसे मिला क्यों नहीं? वह मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा? हो क्या रहा है यहाँ? मौली अब परेशान सी बिस्तर पर बैठ गई। मंजीत, भाभी जी मैं आपको सब समझाता हूँ। मौली, एक और झूठ सुनने वाली नहीं हूँ मैं। जो भी है सच बताओ। ऋषभ कमरे में आकर आराम से बैठ गया। ये मंजीत भी ना कितना पागल है यार, इस लड़की ने तो डरा ही दिया था मुझे। मैं तो सोच रहा था कि मुझसे कह रही है। वह खुद पर ही मुस्कुरा उठा। तकरीबन घंटे भर बाद देव, मौली और मंजीत चुपचाप बैठे थे। मंजीत ने मौली को ऋषभ के बारे में सब बता दिया था। मौली को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। कबीर और ऋषभ एक जैसे कैसे हो सकते हैं? उसने अब मंजीत के उदास चेहरे को देखा, तो फिर देव के उदास चेहरे को भी देखा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों को हर वक्त किस परेशानी से गुजरना पड़ता होगा। मंजीत, हाँ, शुरू में हमें बहुत दिक्कत होती थी, पर अब धीरे धीरे आदत हो गई है। मौली ने सामने चुपचाप बैठे देव को देखा और उसकी तरफ बढ़ गई कि तभी देव सख्त लहजे में बोला, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मौली, नहीं, मेरा काम नहीं हुआ। मुझे ऋषभ का सच पता चला है, तुम्हारा नहीं। तुमसे अपने सवालों के जवाब लिए बिना मैं कहीं नहीं जा रही। देव, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, फिर किसी और सवाल की जगह ही कहाँ बचती है? 2 साल से ऊपर हो गया है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम दौड़ी दौड़ी चली आई? मौली, तुम ऐसे नहीं मानोगे तो ठीक है, पहले तुम अपने सवालों के जवाब सुन लो। तारा की तबीयत खराब हो गई थी, मैं उससे मिलने गई थी घर पर। वहाँ मुझे राधा माँ ने सब कुछ बताया और वो मुझे अपने घर की बड़ी बहू बनाना चाहती हैं। बड़ी बहू का मतलब समझते हो ना तुम? तुम्हारे लिए चुना है उन्होंने मुझे। देव हैरान सा मौली को देखते ही रह गया। मंजीत के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। मौली, क्या हुआ देव? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या कहा था तुमने कि तुम्हारी शादी हो गई है? कहाँ है तुम्हारी बीवी? तुमने तो अपने घर पर भी हम दोनों के रिश्ते की बात नहीं की है ना? देव चुप हो गया। मौली, सच तो यह है कि तुमने कभी उन्हें हमारे बारे में बताया ही नहीं, और कितना झूठ बोलोगे? मंजीत, मैं चलता हूँ, तुम दोनों बात करो। मौली, तुम कहीं नहीं जाओगे मंजीत। तुमने भी तो पूरा साथ दिया था देव का असली राज छिपाने में। मंजीत का सिर अब शर्म से झुक गया। मौली, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने अपने दोस्त के लिए ये सब किया है। लेकिन देव, तुमने यह क्यों किया? अभी ये मत कहना कि प्यार नहीं करते। अगर प्यार नहीं करते तो यूं ही इतने समय तक अकेले नहीं बैठते। देव, तुमसे मतलब? तुम्हारे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मौली,
ऐसा क्या हुआ कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया? पहले वजह तो बताओ। देव, मैं तुम्हें हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मुझे काम है, यहाँ बैठकर तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं है मुझे। कहते हुए वह वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मंजीत, भाभी जी आप वापस जाइए। देव अपना मन बना चुका है कि यह पीछे नहीं हटेगा। आप खुद को तकलीफ मत दो। मौली, अगर यह तकलीफ है मंजीत, तो जो तकलीफ इतने साल से सह रही हूँ वह क्या है? मंजीत, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, पर मौली, पर कुछ नहीं। इस शहर में मैं 3 दिन हूँ और इन्हीं 3 दिनों में मुझे देव खुद बताएगा कि हमारा रिश्ता टूटने की वजह क्या थी। मंजीत, भाभी जी घर में किसी और को यह ऋषभ वाली बात मत बताइएगा, वरना सबको तकलीफ ही होगी। मौली अब चुपचाप खड़े देव को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करे कि देव खुद उसे वह सब वजह बताए। वह इतना तो जानती थी कि देव उससे बहुत प्यार करता है, पर उससे दूर जाने की वजह क्या हो सकती है, इसका उसे अंदाजा भी नहीं लग रहा था। देव, जाओ यहाँ से जल्दी। मौली, पहले मुझे वजह तो बता दो। देव, तुम ऐसे नहीं मानोगी। कहते हुए वह मौली का हाथ पकड़कर ले जाने लगा कि मंजीत सामने आ गया। मंजीत, देव क्या कर रहे हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्यों अपने और भाभी जी के रिश्ते का मजाक बनाना चाहते हो? देव, मैं नहीं, यह खुद अपना मजाक उड़ाने आई है और यह तुम्हारी भाभी नहीं है। ठीक है, मैं नहीं ले जाऊंगा इस तरह, तो फिर कह दो इसे कि खुद ही चली जाए। मौली, मैं चली जाऊंगी। इतनी मुश्किलों के बाद तुम मुझे मिले हो, मैंने क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। देव ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो शांत हो गया और उसका हाथ छोड़ दिया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मौली, अभी जा रही हूँ, पर जल्दी मिलेंगे। मौली कमरे से बाहर निकलते हुए मन ही मन सोच रही थी, काश कबीर होता तो कितना अच्छा होता। आज मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कबीर। जिस प्यार को मिलाने की जिम्मेदारी तुमने ली थी, वह अब मुझसे लगातार दूर भाग रहा है। तुम्हारा दोस्त हमारे प्यार को बर्बाद करने पर तुला है। मौली के जाने के बाद देव वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। मंजीत, क्यों किया तुमने ऐसा? सच बता क्यों नहीं देते भाभी जी को? देव चुपचाप बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू थे। मंजीत गुस्से से बोला, तू नहीं सुधरेगा। मौली अपने आंसुओं को पोंछते हुए बाहर निकल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वह तो यहाँ अपने सवालों के जवाब ढूंढने आई थी, पर यहाँ उसे एक और सवाल मिल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यह है कि ऋषभ के बारे में तारा को बताए या नहीं। पर सच तो यही है ना कि तारा के जख्म ऋषभ को देखकर हरे हो जाएंगे। उसे बहुत दुख होगा, लेकिन मैंने उससे वादा किया था कि कोई बात नहीं छुपाऊंगी। क्या करूं, वादा निभाऊं या दोस्त होने का फर्ज? और यह ऋषभ तो बिल्कुल कबीर है। आज कितने वक्त बाद कबीर मेरी आंखों के सामने था, पर वह मेरा कबीर था ही नहीं, वह तो कोई और था। वह फील्ड में एक तरफ जाकर बैठ गई और रोने लगी। जिस दलदल से निकलने के लिए यहाँ आई थी, उसमें तो वह और भी फंसती जा रही थी। कुछ देर बाद उसके सामने कोई आकर खड़ा हुआ और अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ा दिया। मौली ने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो सामने मुस्कुराता हुआ ऋषभ खड़ा था। वह उसे बस खामोशी से देखती रही। वही चेहरा, वही मुस्कुराहट और वही फिक्र। मौली को अब सामने ऋषभ नहीं, कबीर खड़ा दिखाई दे रहा था। मौली ने उसके हाथ से रुमाल लिया और अपने आंसू पोंछने लगी। ऋषभ, मेरा नाम कैप्टन ऋषभ है। वैसे तो यह हमारी दूसरी मुलाकात है, लेकिन सही मायनों में हम अब जाकर पहली बार मिल रहे हैं। मौली मुस्कुरा दी। मेरा नाम मौली गुप्ता है। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ थोड़ी देर? मौली, जरूर। ऋषभ उसके पास बैठ गया और बोला, मैं इतना तो जान ही चुका हूँ कि आप यहाँ बैठकर रो रहे थे, पर किसकी वजह से यह नहीं पता। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हैं। क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। मौली उसे देखकर हंस दी। ऋषभ चौंका। आप हंस रही हैं? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मौली, नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। दरअसल मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस कर रही थी।
वो मेरी सारी परेशानी हल कर देता था, लेकिन आज वह मेरे साथ नहीं है। अब देखिए, वो यहाँ नहीं है, पर यहाँ आप हैं जिन्हें मैं जानती तक नहीं। ऋषभ यह सुनकर मुस्कुरा दिया। यही जिंदगी है, कभी कभी अपने ही हमें परेशानी में डाल देते हैं और पराए सहारा बन जाते हैं। मौली, मेरा बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल आप जैसा ही था, समझदार, शांत। ऋषभ यह सुनकर हंस पड़ा। लगता है मंजीत देव ने मेरी तारीफ नहीं की आपसे। अगर की होती तो आप मुझे इस वक्त रावण रॉय कहकर पुकार रही होती। मौली अब शांत हो गई। ऋषभ वहां 2 पल रुका, फिर बोला, चलिए, आपसे मिलकर खुशी हुई, चलता हूँ। वह खड़ा हो जैसे ही आगे बढ़ा तो मौली बोली, देव और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देव ने अचानक से मुझसे रिश्ता खत्म कर लिया, पर उसकी वजह आज तक नहीं बताई। कमरे में आपके सामने दिखावा कर रहा था। ऋषभ मौली की तरफ देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आपसे प्यार ही ना। मौली खड़ी हो गई। आप तो एक आर्मी वाले हैं, आप ही बताइए कि क्या देव को देखकर आपको लगता है कि वह किसी को धोखा दे सकता है? ऋषभ गंभीर हो गया। नहीं, उसे देखकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मौली, बस यही बात है। मैं एक बार वह वजह जानना चाहती हूँ जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा फैसला लिया। जब तक वजह नहीं पता होगी तो कैसे अपनी गलती में सुधार करूँगी? ऋषभ, यह भी तो हो सकता है कि देव ने इतना बड़ा फैसला किसी मजबूरी में लिया हो, ऐसी मजबूरी जो वो आपसे नहीं कह पा रहा। पर मंजीत भी तो उसका दोस्त है, उसे ज़रूर पता होगा। आप उससे क्यों नहीं पूछती? मौली, वह भी नहीं बताएगा। ऋषभ कुछ देर सोच में पड़ गया और बोला, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यह कहावत तो सुनी होगी ना आपने? मौली, हाँ तो? ऋषभ, तो इसका मतलब आप खुद समझ जाइए कि देव अभी तक प्यार से नहीं मान रहा तो दूसरे तरीके आजमाइए। दोनों अब मुस्कुराने लगे। मौली, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? ऋषभ, मुझे परेशानी से घिरे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, और अगर मैं किसी भी तरह आपके काम आ सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। मौली, थैंक्स। ऋषभ, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। दोनों अब साथ साथ चल दिए। मौली की आंखें नम हो गईं। ऋषभ ने जब उसे ऐसे देखा तो बोला, क्या हो गया, आप फिर से उदास हो गई? मौली, आज अपने बेस्ट फ्रेंड की याद आ गई। ऋषभ, आप उससे बात क्यों नहीं करती? मौली, वह हमारे साथ नहीं है। 3 साल पहले ही कहकर वह खामोश हो गई। ऋषभ को कबीर की याद आई। कहीं आपका बेस्ट फ्रेंड भी तो वही नहीं है जो मंजीत और देव का है? मौली ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषभ मुस्कुरा दिया। क्या बात है, एक ही इंसान 3 लोगों की ज़िंदगी में इतनी गहरी जगह बनाकर बैठा था, फिर तो दिलदार ही होगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैं उससे मिलने से चूक गया। मौली, वह तो ऐसा ही था कि हर किसी के दिल में जगह बना लेता था। अगर आज वह हमारे बीच होता तो मैं और देव कभी अलग नहीं होते। वह उसे हाथ पकड़कर मेरे पास ले आता और फिर कभी मुझसे दूर नहीं जाने देता। दोनों अब बाहर आ गए। मौली, एक बार फिर आपका शुक्रिया, मैं हार नहीं मानूंगी। ऋषभ, और माननी भी नहीं चाहिए जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाए। मौली होटल के लिए निकल गई। ऋषभ वापस लौट कर आया तो देखा कि सामने मंजीत और देव हाथ बांध कर खड़े हैं। देव, बहुत गहरी दोस्ती हो रही है मेरी मौली से। याद रखना, मौली सिर्फ मेरी है, उससे दूर रहे। कहीं तुम हमारे आपस के झगड़े में मौली को तो बीच में नहीं ला रहे? ऋषभ, अरे इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं तो बस हालचाल जान रहा था, और लड़ाई झगड़ा तो हमारा मैंने पहले ही खत्म कर दिया है। पहले ही कह चुका हूँ कि हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। देव, फिर तुम क्यों मौली के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हो? मैं सब समझता हूँ तुम्हारी हरकत। क्या कह रहे थे तुम मंजीत से कि वह अभी तक अवेलेबल है? ऋषभ अब मंजीत की ओर देखा। मंजीत घबरा कर देव के पीछे हो गया। जो तुमने कहा था मैंने वह अपने दोस्त को कह सुनाया। देव, दूर रहना उससे। दोनों दोस्त वहाँ से चले गए। मौली होटल पहुंची और तारा को फ़ोन कर बताया कि आज देव ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने तारा को ऋषभ के बारे में तो बताया, पर यह नहीं कहा कि उसका चेहरा कबीर से मिलता जुलता है। तारा,
तो उसे छोड़ना नहीं जब तक वह सच ना बता दे। मौली: हाँ बिल्कुल, अभी मैं थक गई हूँ, कल सुबह बात करते हैं, कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। तारा सोच में पड़ गई कि मौली ठीक तो है ना। रात को मंजीत अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था कि ऋषभ वहाँ आ गया। मंजीत उसे देख घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ: मन तो मेरा तुम्हारा खून करने का है, पर अपने हाथों को गंदा क्यों करूं? तुम्हारी जिस तरह की हरकतें हैं तो उसके बाद कोई ना कोई तो तुम्हारा खूनी बन ही जाएगा। मंजीत: क्या मतलब? ऋषभ उसके पास आकर खड़ा हो गया। एक बात बताओ, सच्ची दोस्ती क्या होती है? मंजीत: सच्ची दोस्ती वही है जहां हम अपने दोस्त का हर सुख दुख में साथ दें। ऋषभ: पर तुम गलत दिशा में जा रहे हो। मंजीत: क्या मतलब? ऋषभ: मतलब यह है, जो तुम बस देव की हाँ में हाँ मिला रहे हो, सच्ची दोस्ती नहीं है। सच्चा दोस्त वो नहीं जो अपने दोस्त की हर बात में हाँ करे। तुम जानते हो कि देव किस वजह से मौली से दूर है, लेकिन तुमने क्या किया? बस चुप बैठ गए, जबकि तुम्हें उनकी परेशानी को दूर करना चाहिए था। जिस वजह से देव मौली से दूर हुआ है, उस वजह को खत्म कर उन्हें फिर से एक साथ में लाना चाहिए था। तुम जानते हो देव मौली से प्यार करता है और मौली देव से। सच्चे दोस्त होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम दोनों को करीब लाओ, ना कि उन्हें और दूर करो। मंजीत सोच में पड़ गया। ऋषभ मन ही मन मुस्कुरा उठा। चलो, इस बैल बुद्धि के भेजे में बात डाल दी है, देखते हैं आगे कुछ कर पाता है या नहीं। वह अपने कमरे में चला गया। देव को अब नींद नहीं आ रही थी। वह मंजीत के कमरे में आया तो उसे सोता हुआ देख वापस लौट गया। वह अपने बिस्तर पर आ लेटा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठ गया है। देव ने आंखें खोली तो सामने बैठे इंसान को मुस्कुराते हुए देख चौंक गया। वह जल्दी से उठ बैठा। कबीर? ऋषभ? उसे समझ नहीं आया कि उसके सामने कौन बैठा है।